हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, चाहे एसएससी के का हो, एसएससी के किसी लेवल का हो, चाहे जीडी का हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो या सीजीएल हो, प्री हो या मेंस हो। सारे तरह के क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो हमने क्वेश्चंस लिया है ये खास करके एनटीपीसी और रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और लेता है पहला क्वेश्चन हमारा। दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए ये रहा, ध्यान से देखेंगे पहले क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करें। मतलब हमें इस तरह के क्वेश्चंस में पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 10 वर्ष पहले, ठीक ना, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले क्या है, पुत्र और पिता। तो 10 वर्ष पहले पुत्र से कितना गुना है पिता, 3 गुना है। ध्यान देंगे क्या कितना गुना है, 3 गुना है। और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का क्या कंडीशन है, पुत्र की आयु से पिता की आयु कितनी है, दुगनी है। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 में से 1 गया दोस्तों 0 और 3 में से 2 गया 1। अगर यहाँ 0 आ गया डिफरेंस और यहाँ 1 आ गया डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है। अगर ये डिफरेंस बराबर होते तब तो इजी हो जाता। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं होते हैं तब क्या करना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 2 में से 1 गया 1, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया कितना दोस्तों, 2। यानी यहाँ 2 और यहाँ 1। अब इस डिफरेंस को दोस्तों इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो पुत्र वाला यहाँ होगा और पिता वाला यहाँ होगा। तो 1 इकाई 1 और 1 तिया 3। अब ऊपर 2 डिफरेंस है तो 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4। अब ये आ गया इनके 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। अब घटाइएगा तो डिफरेंस बराबर आएगा। 2 में से 1 गया दोस्तों 1 और 4 में से 3 गया 1, यानी इसको x मान लीजिए। यानी x बराबर कितना, यहाँ जोड़ दीजिएगा। इन दोनों को हमेशा यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद, इन दोनों के बीच टोटल 20 साल का गैप हो गया। कितने गैप का हो गया, x बराबर 20। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, पुत्र की आयु अगर 20 को हम यहाँ गुणा करते हैं तो 20 को अगर 1 में गुणा करेंगे तो 20 इकाई 20, ये जो पुत्र की आयु निकलेगी वो 10 साल पहले की निकलेगी। अगर इसमें गुणा करते हैं तो 10 साल बाद का निकलेगा। हमें पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है तो ये 10 साल पहले की आयु है दोस्तों। इसमें 10 अगर हम जोड़ देते हैं तो पुत्र की वर्तमान आयु निकलेगी जो कि 30 वर्ष है। कितना ऑप्शन है, 30। अगर हम इस 20 को इसमें गुणा करते तो 20 दूनी 40, जो 10 वर्ष बाद होता तो वर्तमान में 10 साल पहले आना पड़ेगा। तो 40 में से 10 गया 30। दोनों कंडीशन से बन गया। ये आयु संबंधी प्रश्न है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचते हैं तो लाभ प्राप्त होता है, अगर उसे 500 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है। जो हानि है उससे दुगना हमारा लाभ है। तो हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, x रुपया, यानी हम इस वस्तु को x रुपया में खरीदे थे। अब 1100 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर आप जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हमारा लाभ हो गया। अब हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 500 में बेच रहे हैं ना तो हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्या कहता है, बेचने से हुई हानि से दुगना, यानी जो लाभ है वो दुगना। अगर यहाँ 20 रुपया है तो यहाँ 10 रुपया, यहाँ 40 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 60 है तो यहाँ 30 है, यहाँ 70 है तो यहाँ 35 है। तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसे हल कर दीजिए। तो 1100 माइनस x बराबर 2x माइनस 500 गुणे 2, यानी 1000। 1000 इधर जुड़ेगा तो 1100 और 1000 2100 और 2x में 1x आके जुड़ेगा तो 3x। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 700। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 700 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं
उससे दुगने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2। तो 6 आदमी, तो M के जगह पर 6 रखेंगे। 16 दिन में ख़त्म करते हैं कितने काम को, कोई एक काम को। कहता है इससे दुगने काम को, तो W2 के जगह पर एक काम था तो ये 2 काम होगा। 8 दिनों में D2 के जगह पर 8 दिन होगा। पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, यानी इसमें जो 6 आदमी है उससे कितना ज़्यादा आदमी होगा। तो इससे मान लीजिए X आदमी ज़्यादा होगा दोस्तों। क्या मान लेंगे, इसमें 6 आदमी था तो कितने अतिरिक्त, तो इससे 6 आदमी ज़्यादा, तो 6 + 8 × 8। अब इसे हल कर देते हैं दोस्तों। 2 चक 8, 4 चक 16, तो 6 चक 24 बराबर x + 6। तो x बराबर क्या होगा, 24 में से 6 गया मतलब 18। 24 में से 6 गया 18, यानी कितने अतिरिक्त आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, 18, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। कहता है 4 में कि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर की चाल से जाने पर 6 मिनट की देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से चले तो समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो विद्यालय से स्कूल की दूरी। तो दूरी के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। दूरी के लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए चालों का गुणनफल लिख लेंगे। चालों का गुणनफल बटा चालों का योग बटा चालों का चालों का अंतर गुणे T1 + T2 और बटा, ये मिनट में होगा तो इसको घंटा में बदल देंगे, ठीक ना, तो बटा 60। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ कभी घटता भी है दोस्तों। ये कब घटेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। 6 मिनट देरी और 4 मिनट पहले, अगर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हो, यानी अलग हो, इनमें विभेद हो, ये देर हो ये पहले हो, या पहले हो या देर हो, तो ये जुट जाएगा। लेकिन अगर ये भी देर है ये भी देर है तो घट जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों अगर अलग अलग हो तो जुटेगा, एक जैसा हो तो घटेगा। अब चाल कितना है, पहला चाल 5 किलोमीटर है, दूसरा 6, तो 5 × 6 बटा 6 में से 5 गया 1 गुणे समय कितना है, यहाँ 6 मिनट है और यहाँ 4 मिनट है, तो 6 × 4 10 बटा 60, तो 10 छक 60, बचा कितना दोस्तों, 5 किलोमीटर। यानी आंसर क्या हो जाएगा, घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर और विद्यालय है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा दोस्तों। कहता है एक तांबे के बने गोले का व्यास, ये व्यास में, ये ऐसे नहीं, व्यास ऐसे लिखा है, व्यास 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है एक तांबे के बने गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में परिवर्तित कर दिया। यानी गोला को तार में बदला गया। और तार का आकार कैसा होता है, हमारे बेलन के जैसा होता है। तार ऐसा ही ना होता है दोस्तों, तार का आकार कैसा होता है, बेलन के जैसा है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर किसी भी 3D फिगर को जिसमें आयतन होता है, वैसे सारे फिगर को अगर गोला से तार में बदलिए, शंकु से बेलन में बदलिए, किसी भी दूसरे फिगर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 3D फिगर को, तो उसके आयतन हमेशा बराबर होंगे। क्या होंगे, आयतन आपस में बराबर होंगे, उनका वॉल्यूम इक्वल होगा। अगर किसी भी फिगर को 3D फिगर को किसी दूसरे फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाए तो उसके वॉल्यूम क्या होंगे, आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन 2D फिगर में अगर कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो उसके परिमाप बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। चूँकि तार बेलन का होता है तो बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो r के जगह पर 9 सेंटीमीटर हमारा व्यास है, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है 9/2, q है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक ना। और बेलन का होता है पाई r², तो 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 2 का आधा 1 पाई r² और h। अब यहाँ से हल कर दीजिए, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 3 तिया 9 कट गया। तो h का मान क्या होगा, 9 × 81 तिया 243, ठीक ना। 9 × 81, 81 को 3 से गुना करिएगा तो आती निकायता 3 × 24 भागा 2, काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 0.5, यानी इतना सेंटीमीटर लंबा वो तार बनेगा।
ठीक ना, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अयस्क में 25% शीशा है, अगर हमें 80 kg शीशा प्राप्त करने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। अब सोच लीजिए 25% शीशा है मतलब 100 kg का अयस्क होगा। 25% का मतलब कि 100 kg का अयस्क है, उसमें 25% शीशा है, तो 25% शीशा है मतलब 100 का 25% शीशा होगा। तो 80 kg किसका 25% होगा। 40 का 25%, 400 का 25% 100 होता है, तो ये नहीं होगा। 200 का 25% कितना होगा। 25% का मतलब कितना होता है दोस्तों, अगर इसको ऑप्शन से बनाते हैं तो 25/100 1/4 हिस्सा। तो 400 का 1/4 100 होगा, 200 का 1/4 कितना हो जाएगा 50, 500 का 1/4 125 और 320 का 1/4 80। तो आंसर हमारा हो गया डी। अगर ऐसे बनाते हैं 25% शीशा है मतलब 25 kg शीशा होगा कै केजी में 100 kg में, तो 80 kg शीशा होगा कै केजी में x kg में। 25 चौक 100 और चरिए 32 यानी x बराबर 320 kg अगर हम अयस्क लेंगे दोस्तों तो उसमें हमें क्या मिलेगा 25% शीशा मतलब 80 kg शीशा मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा दोस्तों। कहता है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। कितने साल में अगर हम 10% की दर से लगाएं तो वो 2 गुनी हो जाएगी। अगर हम समझते हैं कि हमारा प्रिंसिपल 1 रुपया है तो हमारा अमाउंट कितना होगा 2 गुना हो जाना चाहिए यानी 2 रुपया हो जाना चाहिए। तो हमारा SI कितना होगा, SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2 - 1 बराबर 1। तो SI का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, SI बराबर होता है P × R × T बटा 100। SI का मान 1, P का मान 1, R 10%, T नहीं पता बटा 100। काट दीजिए 10 तो T का मान कितना हो गया 10 वर्ष, सॉरी कितना हो गया दोस्तों 10 वर्ष। इसके लिए एक फार्मूला भी बनाया गया है, क्या, अगर आपको समय निकालना हो तो T बराबर गुणी -1 बटा रेट गुने 100। अब कै गुनी है 2 गुनी, तो 2 में से 1 गया 1, रेट कितना है 10% गुने 100, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 10 के 100 यानी 10 वर्षों में 10% की दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। एकदम सिंपल डिफिनीशन बता देते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, जैसे 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 जो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसी तरह की संख्याओं को क्या कहा जाता है अभाज्य संख्या। और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, बराबर 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच का पूछा जाता है। तो हम आपको एक फ़ोन नंबर लिख रहे हैं अभाज्य संख्या का, 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21 यानी 1 से 100 तक, ये हो गया 1 से 10 तक, ये 10 से 20 यानी यहाँ अगर आप समझिएगा तो 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है 4, और 10 से 20 तक में कितनी है फिर 4, फिर ये 20 से 30 हो जाएगा, ये कितना होगा 30 से 40, ये कितना होगा 40 से 50, ये 50 से 60, ये 60 से कितना होगा दोस्तों 70, ये 70 से 80, 80 से 90 और ये 90 से 100। तो पहला तो आप जोड़ लीजिए 1 से 100 तक में 4 8 10 12 15 17 20 2 22 2 24 1 25 यानी 1 से 100 तक में अगर आपसे कोई पूछे तो 25 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ तक देखिए 50 तक का ये हो गया ना, 10 20 30 40 50, 50 तक का कोई पूछे, अगर 1 से 50 तक पूछे तो कितना होगा 4 8 2 10 2 12 3 15, और 50 से 100 तक पूछ दे दोस्तों तो 10 जोड़ लीजिए, 2 2 4 3 7 2 9 1 10 यानी 10। ये आप याद रखें तो अच्छा रहेगा, और या इस फॉर्मूला को याद रखेंगे 44 22 32 23 21, 44 का आधा 22, 22 का 32, 32 को पलटिए 23, 23 में से 2 गया 21। इस तरह से किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं तो उसे याद रखेंगे। तो 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 अभाज्य संख्याएं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई बराबर 2x, तो एक्स का मान। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रूट को उधर भेजेंगे, तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा दोस्तों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर यानी 25 गुने 25। वाई का मान 2x रख सकते हैं, तो वाई का मान यहाँ से 2x रखेंगे दोस्तों, तो 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बराबर 25 गुने 25। 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्तों, 25 गुणे 25, 5 से काट दीजिए 25, अब 25 बचे 125। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 125, यानी ऑप्शन नंबर सी रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन 9 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दो क्रमानुपात संख्याएं, क्रमानुपात मतलब क्रमवार लगातार दो संख्या, जैसे 6 है तो 7, 7 के बाद 8, ये ज्ञात कीजिए जिनमें पहली अंक को 3 से गुणा कर दे और दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक है। पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक हो, तो पहला अंक अगर x है दोस्तों तो दूसरा अंक x+1 होगा, क्योंकि दो क्रमागत संख्या है। इसे तो हम ऑप्शन से 2 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस को भी समझे फिर हम ऑप्शन पे भी काम कर लेंगे। दो क्रमानुपात यानी क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली अंक का 3 गुना, तो पहला अंक x है दूसरा अंक x+1 है, तो पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुणे से, यानी दूसरे अंक के 2 गुणे से ये क्या है, 5 अधिक है, तो दूसरे अंक के दुगुना करके 5 जोड़ेंगे तब आ जाना चाहिए। देखिएगा 3x बराबर 2x प्लस 2 प्लस 5, तो 3x में से 2x गया, x बराबर 5 2 7, तो पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 और 1 8। देखिए इसका 2 गुना 3 गुना 21, इसका 2 गुना 16, इसमें 5 जोड़ दीजिए 21, दोनों बराबर आ जा रहा है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्वेश्चन कहता है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से, जबकि 2 लोग अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते। देखिएगा इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ाते हैं। एक बार हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे वेन डायग्राम का, जिससे इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकें। तो इसमें हम लोग बाएँ हाथ और दाएं हाथ को लिखते हैं, ठीक ना। अब बाएं हाथ और दाएं हाथ का मतलब, अगर कोई बोले कि बाएं हाथ से लिखने वाले की संख्या, तो इस गोल घेरा में जितने भी लोग होंगे इस गोल घेरा में, उन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो बाएं हाथ से लिखने वालों की संख्या होगी। अगर दाएं हाथ का पूछे तो इस गोल घेरा में जितने लोग होंगे उसे गिन लीजिए, वो दाएं हाथ से होंगे। अब इस घेरा में जो आएगा वो दोनों हाथ से लिखने वालों की संख्या होगी, ठीक ना। ये जो गोरा घेरा में आएगा वो दोनों हाथ से लिखने वालों की संख्या होगी। तो 2 लोग अपने दोनों हाथ से लिखते हैं, यानी इसमें कितने लोग आएंगे, इसमें 2 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दोनों हाथ से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो पूरा आया है ना, पूरा बाएं हाथ आ गया है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना का था, 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। तो ये पूरे घेरे में 26 लोग को होना चाहिए। तो 2 यहाँ हो गया है, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों 24। अब देखिए बाएं हाथ का जो 26 कह रहा है, तो 24 और 2 26, बाएं हाथ से लिखने वालों की टोटल संख्या 26 और दाएं हाथ से लिखने वालों की टोटल संख्या 18, जिसमें 2 तो यहाँ है, यानी 16 यहाँ हो जाएगा दोस्तों। अब इसे जोड़ दीजिए तो 20 10 30 36 4 40 और 2 42, यानी टोटल हमारा 42 स्टूडेंट आया है जो लिखते हैं, जिसमें लिखने वाले स्टूडेंट आए हैं। यानी हमारे पास टोटल 50 कैंडिडेट है, उसमें 42 लोग हैं जो एक हाथ या दोनों हाथ से कम लिखते हैं। तो हमारे 50 में से 42 आ गया ना, 24 2 और 16, 42 ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिखते हैं। तो 50 स्टूडेंट में 42 तो लिखने वाला मिल गया, तो बचा कितना दोस्तों 8, बचा कितना 8 बच गया। ये जो 8 कैंडिडेट है ना, वो लिखता ही नहीं है, ना तो बाएं हाथ से ना तो दाएं हाथ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी 8 ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें लिखना नहीं आता है। ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपना कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों देखने के लिए।